Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to the discuss chapter second Lost Spring. Author है एनीस जंग एंड बुक है फ्लैमिंगो क्लास 12th। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे। स्टोरी है स्टॉलन चाइल्डहुड, यानी किस तरीके से बच्चे का बचपन खो जाता है। जैसे कि स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग यानी एक स्प्रिंग सीज़न है। जैसे कि एक बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, उसमें न्यू फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। इसी तरीके से एक चाइल्डहुड होता है, एक बच्चे का बचपन होता है जो कि धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन कहीं धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉवर्टी की वजह से वो कहीं खो जाता है। इस चैप्टर में जो बताया है वो पॉवर्टी, ट्रेडिशंस, उसकी वजह से जो बच्चों की लाइफ में एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, एनीस जंग जो ऑथर हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ऑथर बताऊंगी, अबाउट ऑफ द ऑथर, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड दैट द we are going to the let's begin the story. First I am telling about of the एनीस जंग। एनीस जंग क्या है, 1964 में इनका बॉर्न हुआ था, रोरकेला में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस मीन्स यानी जो यंग एज है हैदराबाद में बिताई थी। रोरकेला एक प्लेस का नेम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में ही है। एंड सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन ली थी हैदराबाद में ली थी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। उनके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर्स थे। एनीस जंग बिगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, और एनीस जंग ने भी अपना करियर जो स्टार्ट करा था एज अ राइटर इंडिया में, वो स्टार्ट किया था बिल्कुल एज अ राइटर। एंड शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट मीन्स होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि एक जर्नलिस्ट है जो मतलब लिखता है आर्टिकल्स रेगुलरली वे में, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में। उसे वो एक क्या होता है, कॉलमनिस्ट होता है। तो वो एडिटर भी थी, कॉलमनिस्ट भी थी, न्यूज़पेपर में लिखती भी थी, उनके आर्टिकल्स भी रेगुलर आते थे। एंड और शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड में और इंडिया में दोनों ही न्यूज़पेपर्स जो कि मेजर न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स आते थे। हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। यानी उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। बहुत सारी बुक्स में से उनकी एक बुक जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग यानी बचपन खो गया, उसमें से ये स्टोरी चाइल्डहुड ली गई है, यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन खो गया, जो उस बुक का टाइटल है। वहाँ की ये जो स्टोरीज़ हैं, हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम these children to a life of exploitation. कंडेम मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम किसी को कोई दोषी ठहराते हैं या गिल्टी फील कराते हैं। तो यहाँ पे कौन से चीज़ हैं बच्चों की लाइफ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, पॉवर्टी और ट्रेडिशन, ये बोथ ऑफ हैं जो कि बच्चों के बचपन को क्या कर देती हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। एक्सप्लॉइट होता है, उनका शोषण होता है। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, जो उनकी बुक का नेम है, तो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, तो उनकी जो बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहाँ से ये जो बुक की एक स्मॉल मतलब स्टोरी कह सकते हैं, पूरी बुक में से एक एग्जर्ब पार्ट है, स्मॉल पार्ट है जो लिया गया है। और इसमें मेन एक्सप्लॉयटेशन जो बच्चों के साथ होता है, उनकी लाइफ के साथ, वो हमें एक्सप्लेन करने की ट्राई की गई है। सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज़ इन अ गार्बेज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई फाइंड अ रुपीज़, यहाँ पे कौन नरेट कर रहा है, आई किसको बोला गया है, यहाँ पे आई बोला गया है साहिब को। साहिब कौन है, एनीस जंग जब साहिब से मिलती हैं, वो एक रैग पिकर्स है। और इस लेसन के अंदर दो स्टोरी, एक मुकेश की है जो कि एक बैंगल मेकर है, और एक साहिब की है जो कि एक रैग पिकर है, जो कि कूड़ा बीनता है। तो साहिब है जो कि इसमें बोला है आई है, यानी सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। और वो कहता है कि कई बार मुझे गार्बेज में ढूंढते हुए 1 रुपये का कॉइन मिल जाता है।
फिर वाई डू यू डू दिस, आप ये ऐसा क्यों करते हो। एनीस पूछती हैं किससे, साहिब से। आई आस्क साहिब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग। स्क्राउजिंग मीन्स सर्च करना, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। नेबर डम्प्स यानी जो हीप, यानी जो कचरे का ढेर लगा रहता है। तो वो कहती हैं कि मैं उसे देखती हूँ, साहिब को, कि वो हर मॉर्निंग गार्बेज में से, मेरे पड़ोस में ही जो एक गार्बेज का हीप लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे मतलब हर सुबह वो आता है और ढूंढता है फॉर गोल्ड। गोल्ड को यहाँ पे बोला गया है उनके वो प्रीशियस थिंग्स जो कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि गोल्ड हमारे लिए या किसी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो गोल्ड एज अ रैग पिकर के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। कॉइन्स हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो उनके लिए यूज़फुल होती है, उसको गोल्ड बोला गया है। तो वो सुबह सुबह, हर सुबह सुबह वो देखती थी साहिब को कि वो नेबरहुड यानी जो पड़ोस में उनकी गार्बेज का ढेर लगा हुआ है, वहाँ से वो कॉइन मतलब गोल्ड ढूंढने जाया करता था। यानी प्रीशियस थिंग्स जो भी उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको उसमें ढूंढा करता था। एंड साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। अब वो कहाँ पे रहते हैं, अब वो रहते हैं ढाका, कैपिटल बांग्लादेश की है और जो नेबर कंट्री है इंडिया की। यानी जो उनका पहले घर था, ठीक है, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ढाका का जो ग्रीन फील्ड है यानी बिल्कुल बीच में कह सकते हैं हम, बीचों बीच है, और वहाँ पे वो रहता था। His home is not even a distant memory, बट उसे अभी कुछ भी याद नहीं है। And there were many storms that swept away their field and homes, his mother tell him। यहाँ पे वो बताता है कि बहुत सारे, तो उसकी मम्मा बताती हैं उसको तो कुछ याद नहीं है कि कब हम ढाका को छोड़ कर आए थे। यानी ढाका, फील्ड ऑफ ढाका, यानी ढाका के जो ग्रीन फील्ड थे उनके बीचों बीच उनका घर था, उसको कुछ भी याद नहीं है। और अब वो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते थे और वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। स्वेप्ट अवे यानी डिस्ट्रॉय हो जाना। और जो उनके फील्ड थे, वो होम्स थे, उनकी मम्मा उनको बताती हैं। यानी जो साहिब है उसको कैसे पता चला, उसको खुद तो याद नहीं है, उनकी मदर ने उनको बताया। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसीलिए वो इस बिग सिटी में आए हैं। गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड यानी एक गुड अपॉर्चुनिटी जो कि उनको एक सिटी में ही मिल सकती थी अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। इसीलिए वो अब शहर में आ गए थे अपने प्लेस को छोड़ के, यानी जहाँ वो पहले ढाका में रहा करते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो यहाँ पे साहिब कहता है एनीस से, मेरे पास कुछ और थोड़ी है करने के लिए। क्योंकि जब एनीस पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो, तब वह आंसर करती है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वो बहुत स्लो स्पीक करता है, लो स्पीक में बोलता है। लुकिंग अवे यानी इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लाइबली, मैंने बोला स्कूल जाओ, क्या करते हो, मतलब कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ग्लाइबली मीन्स होता है स्पोकन इन कॉन्फिडेंट वे, हम बोल तो देते हैं बट विदाउट केयरफुल थॉट और ऑनेस्टी, जब हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं उसे बोलते हैं ग्लाइबली। अब उसको रियलाइज़ भी होता है एनीस जंग को, मैंने बोल तो दिया कि स्कूल जाओ। इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसे खुद को एहसास हो गया कि ये एडवाइस उसके लिए बहुत मीनिंगलेस है। किसके लिए, साहिब के लिए, जो कि एक रैग पिकर है। वो ऑलरेडी एक इतना मतलब कह सकते हैं कि उस कंडीशन में नहीं है कि स्कूल जाओ, और मैंने उसको बोला स्कूल जाने के लिए, तो उसको सडनली रियलाइज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे एनीस जंग और साहिब क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है बच्चा मेरे स्कूल, जब एनीस जंग कहती है गो टू स्कूल, तो उसके आंसर में यहाँ पे साहिब कहता है मेरे पड़ोस में आसपास कोई स्कूल नहीं है। वैन दे विल्ड वन आई विल गो, अगर स्कूल बन जाता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यहाँ पे जो एनीस जंग हैं वो कहती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, एंड मैंने हंसते हुए उससे पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बहुत हंसते हुए बोला। A few days later I see him running up to me, is your school ready?
अब कुछ दिनों के बाद उसके पास भागते हुए कौन आता है, यहाँ पे साहिब आता है किसके पास, एनिस जंग के पास, और उससे क्वेश्चन पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, उसने बोला स्कूल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है। आई से यानी यहाँ पे एनिस जंग बोलती हैं वेरी वेरी एम्बेरस उनको होता है एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रोमिस लाइक अ माइन अबाउंड यानी जिसके लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक यानी एम्प्टी, यानी वो कहती हैं तो मैंने प्रॉमिस करा तो क्या करा, मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था, फॉल्स प्रॉमिस किया था कि भाई मैं स्कूल बनवा दूंगी आप आ जाना, जबकि स्कूल बनवाना आसान नहीं था। तो वो कहती हैं कि बट इन बच्चों की जो खाली दुनिया है या फिर बिल्कुल जहाँ पे कोई होप नहीं है, सिर्फ निराशा है, उसमें इन बच्चों से तो ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस होते होंगे और बहुत सारे लोग इनसे ऐसे ही ब्लीक प्रॉमिसेस करते होंगे, यानी बिल्कुल जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एंड जैसे मैंने कर दिया लाइक माइन, जैसे मैंने उनसे बिना सोचे समझे एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिससे वो खुद एम्बेरेंस फील करती हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, अब कुछ समय के बाद, अब आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, उसको जानने लगी थी और कुछ समय के बाद उन्होंने उससे पूछा उसका नाम। उसने बोला, बड़े प्राउडली बोला, अनाउंस करा यानी प्राउडली, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, उसको अपने नाम का मीनिंग नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, यहाँ पे एनी जंग कहती हैं कि अगर उसको मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब है यूनिवर्स, ब्रह्मांड का भगवान, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम ऑफ बिलीविंग इट, उसको बहुत ही मुश्किल से ये विश्वास होता, क्योंकि जिस तरीके से उसका ये बुरा वक्त चल रहा था, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, बिना पता कि उसका इस नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट द नून, अपने नाम का मतलब जाने बिना अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता रहता था विदाउट शूज़ एंड जो बॉयज़ हु अपीयर लाइक, और इनका जो पूरा एक आर्मी ऑफ बेयर फूट, यहाँ पे बोला है आर्मी ऑफ बेयर फूट, यानी जो इनका पूरा बच्चों का ग्रुप था वो आते थे, अपीयर होते थे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, सुबह सुबह आ जाते थे। रैग पिकर्स तो हैं ही क्योंकि कूड़ा बीनते थे, सुबह सुबह बीन लेते थे, एंड डिसअपियर एट द नून, और दोपहर तक सब गायब हो जाते थे, फिर कोई भी नहीं दिखता था। तो ओवर द मंथ्स ऐसे ही टाइम बीतता गया एंड आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ समय के बाद यानी कुछ मंथ के बाद उनको उसके नाम रिकॉग्नाइज हुए, उनके मतलब जो फेसेस थे वो रिकॉग्नाइज होने लगे एंड अब वो उनको पहचानने लगी थी। फिर उन्होंने एक दिन क्वेश्चन पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा उनके ग्रुप में से, क्योंकि ग्रुप में लड़के थे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मदर शेल्फ से नीचे नहीं रखती हैं। ही आंसर सिंपली, उसने सीधा बोला, सेल्फ से मेरी जो मदर हैं वो क्या करती हैं, देती ही नहीं है, सेल्फ से उतार के सेल्फ के ऊपर ये चप्पल रखी रहती हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर, दूसरे बच्चे ने उसके आंसर में बोला, बच्चा जो आंसर दे रहा था उसके जवाब में बोला, अगर इसकी मम्मी इसको दे भी देंगी तब भी ये उनको फेंक देगा। एंड जिस बच्चे ने ये आंसर दिया था, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, उसके शूज़ खुद के एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में दूसरा था, मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब उसने एनिस जंग ने उस पर कमेंट किया, ही शफल्स हीज फीट एंड शेज नथिंग, तो उसने जो पैर के ऊपर पैर रख लिया, यानी शफल मीन्स होता है जब हम क्या करते हैं, शफल मीन्स होता है कि उसको मिक्स कर देना, मतलब उसने जब ये पता लगा कि भाई पैर में एक चप्पल दूसरी है, दूसरे पैर में दूसरी है, तो स्लाइड दैम ओवर ईच अदर, तो एक के ऊपर एक उसने रख दिया, पैर शफल कर दिया। एंड उसके बाद है फिर आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग अ थर्ड बॉय, मतलब 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चों का यहाँ तक कन्वर्सेशन। आई वॉन्ट शूज़, और
his feet and says nothing. When I comment on it, shuffle on his feet and says nothing. फिर उसने कुछ नहीं बोला, बस पैरों को शफल कर दिया. I want shoes. थर्ड बच्चे ने बोला मैं शूज़ चाहता हूँ. Who has never owned a pair of his life. उसने अपनी लाइफ में कभी भी शूज़ का एक पेयर भी नहीं देखा था. And traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on villages and roads. यहाँ पे अनीस जंग कहती हैं मैं इधर उधर कंट्रीज़ में जब ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैंने बहुत सारे बच्चों को वॉक करते हुए देखा है, नंगे पैर, गांव में, रोड पे, शहरों में, हर जगह गांव में जो रोड्स होती हैं उस पर चलते हुए देखा है. सिटीज़ में भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके पैरों में चप्पल नहीं है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फूट टू वन एक्सप्लेनेशन. उनमें से कुछ पूछने पे जब एनी जंग पूछती थी कि तुम ऐसे मतलब चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये आती थी हमारे पास पैसों की कमी है इसलिए नहीं, हमारा ये ट्रेडिशन है, हम बिना चप्पल के ही रहते हैं, ये हमारा क्या है, एक संस्कृति है, कस्टम है. तो वो इस तरीके का एक्सक्यूज़ देते थे. एंड इफ़ दिस इज़ वन एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मीन्स होता है नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, यानी आप एक ऐसी कंडीशन में हो, गरीब हो और उसको एंड नहीं होने वाला. तो अपनी गरीबी को छुपाते हुए वो एक ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं और इस एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वैसे भी वो उस जो सिचुएशन में है वहाँ से वो बाहर तो आएंगे नहीं. तो ये उनका एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन होता था कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है इसलिए हम जूते चप्पल नहीं पहनते. ओनली एक्सक्यूज़ हैं, ताकि अपनी कंडीशन से, पॉवर्टी से अपने आप को दूर रखने के लिए, अपने आप के को बचाने के लिए कि नहीं हम इसलिए नहीं पहनते कि हमारे नहीं पहनते कि पैसे नहीं हैं. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी. यहाँ पे एनी जंग कहती है कि मुझे एक आदमी की एक स्टोरी याद है जिन्होंने मुझे बताया था. एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. तो वो पुराने टेम्पल में जाता था, स्कूल जाते हुए उसके रास्ते में पुराना टेम्पल होता था, वहाँ से वो जाता था. वेयर हीज फादर वॉज अ प्रीस्ट. उस मंदिर में उसके फादर पुजारी हुआ करते थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वो वहाँ पे रुकता था कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और प्रे करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएँ. 30 years later आई visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. डेजुलेशन मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है मतलब वो बिल्कुल एक ऐसी स्टेट होती है, मतलब एक स्टेट बीइंग एम्प्टी, या खाली हो जाना, या बिल्कुल जहाँ पे निराशा से दिखाई देना. तो डेजुलेशन की जो सिचुएशन थी वो कैसे थी कि यानी जब वो 30 ईयर बाद वो इस टाउन में टेम्पल में विज़िट करने आई थी, जहाँ की कहानी एक आदमी ने उन्हें बहुत पहले ही सुनाई थी, कि तो वो अब वहाँ पे आती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ चारों तरफ क्या है, सिर्फ एयर ही एयर है, एंड बिल्कुल खाली सा है. एंड बैक यार्ड वेयर लिव्ड एंड न्यू प्रीस्ट. और जो अब पीछे वाला जो आंगन है, ठीक है, बैक यार्ड है जो टेम्पल का, वहाँ पे एक न्यू प्रीस्ट आ चुका है. वो रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं वहाँ पे, रेड कलर की और वाइट कलर की. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पैंटिंग मीन्स होता है क्विकली ब्रीथ. जब हम बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, सांस मतलब बहुत तेज़ी से आती है, जैसे कि भागते वक्त आता है. एंड थ्रू हीज़ स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. तो एक यंग बॉय ड्रेस स्कूल की पहनी होती है, सॉक्स हैं, शूज़ है, वो हाँफते हुए आता है और अपना बैग फोल्डिंग पे फेंकता है. लुकिंग एट द बॉय, वो बॉय को देखती है. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय. उसको वो बॉय याद आता है जिसकी स्टोरी उसने पहले सुन चुकी थी इस गाँव में. यहाँ पे जब हम अभी बात कर रहे थे, अब उसको यही लड़का याद आता है. मेड द गॉडेस व्हेन ही made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो जब मतलब अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही, जब देवी ने उसकी मतलब इच्छा पूरी करती थी, उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे. लेट मी नेवर लूज़ दैम. तो उसने बोला था कि मुझे अब इन जूतों को कभी नहीं खोना है. एंड द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. और मतलब वो उसने भगवान से बोला था, बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, कि अगर मुझे शूज़ मिल जाएंगे तो मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा. और फाइनली जो गॉडेस हैं उसकी प्रेयर को ग्रांटेड कर देती
देती हैं उसको शूज़ मिल जाते हैं। एंड यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, तो वही यंग बॉय की तरह इस प्रीस्ट का भी एक बॉय है यानी बेटा है, लेकिन इसने शूज़ पहने हुए हैं। बट मैनी अदर लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी बहुत सारे मेरे पड़ोस में ऐसे रैग पिकर्स हैं जो कूड़ा उठाते हैं लेकिन शूलेस हैं, उनके पास कोई भी शूज़ नहीं है। यहाँ पे दो बच्चों को कंपेयर किया है, यानी 30 इयर्स बिफोर वाली जो कंडीशन है उसमें बच्चों के पास शूज़ जूते नहीं हुआ करते थे, बट 30 ईयर बाद यहाँ पे एनीस जंग जब जाती हैं उस प्लेस पे तो वहाँ पे अब ऐसी कंडीशन है, अच्छी है, बेटर है, बेटर देन बिफोर, कि अब वो उन बच्चों के पास शूज़ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन बताई है कि डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से शूज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कहती हैं कि मेरे पड़ोस में लेकिन अभी भी ऐसी सिचुएशन है, कंपेयर करते हुए उद्दीपी की, जो कि कर्नाटक का प्लेस है जिसकी ये स्टोरी बताई गई है, जिसमें दो बच्चों को कंपेयर किया गया है बिफोर एंड आफ्टर, यानी 30 ईयर पहले और 30 ईयर बाद में। तो उद्दीपी की जो स्टोरी इसमें बताई है उसमें बोला है कि 30 ईयर बाद डेवलपमेंट होता है, सब बच्चों के पास शूज़ हैं, लाइक अब पुजारी के बच्चे के पास भी शूज़ है, जबकि पहले वाले जो पुजारी था उसके पास शूज़ नहीं थे, उसने देवी से मांगे थे तब उसको शूज़ मिले। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो माई एक्वेटेंस हैं विद द वेयरफुड रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, यानी वो कहती हैं कि नंगे पाँव जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको वो जानती हैं, तो वो सीधे सीधा उनका परिचय किससे होता है, सीमापुरी से। उन बच्चों को जानने की वजह से वो अब सीमापुरी तक पहुंच गई हैं, यानी सीमापुरी तक वो रास्ता उनको ले जाता है, क्योंकि नंगे पाँव वाले जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे वो सीमापुरी में रहते थे और ये उनको जानती थी बच्चों को, तो उनके मतलब सीमापुरी को की और उनको ढूंढते हुए वहाँ पे जाती हैं, क्योंकि वो उनको पहचानने लगी थी। एंड सीमापुरी में वो बच्चे रहते हैं जो कि रैग पिकर्स हैं, और अब ये इनके एक्वेटेंस थे, यानी एक्वेटेंस मीन्स होता है जब आपका कोई नॉन पर्सन होता है जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो एक्वेटेंस मीन्स अब वो उनके कांटेक्ट में थे, तो ये बच्चे इसीलिए वो उनको अच्छे से जानती थी। एंड उसके बाद वो जब उन बच्चों से मिलती हैं या उस वहाँ पे जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी। आउटर पेरीफेरी मीन्स होता है कि आउटर एरिया जो बाहर की तरफ होता है, यानी दिल्ली का ये एक ऐसा एरिया था जो दिल्ली से के बिल्कुल कॉर्नर में है लगता हुआ, इसीलिए इसे पेरीफेरी यानी आउटर एरिया बोला गया है, आउटर एरिया बोला गया है। पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी बहुत दूर है, दिल्ली से बहुत दूर, लेकिन उसके बिल्कुल कॉर्नर पे, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि जैसे मानो ये एक पूरा दिल्ली है, इसका ये कॉर्नर हम कहेंगे, यानी बिल्कुल दूर वाला जो है वहाँ पे है ये सीमापुरी, जबकि है लेकिन होते हुए भी ना होने के बराबर होना। एंड मेटाफोरिकली यानी सिम्बॉलिक ही है वो प्लेस, हम उसको दिल्ली का ही एक प्लेस कह सकते हैं, उसी के अंदर आता है, बट लेकिन बहुत दूर है। एंड दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर, जो भी यहाँ पे रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, यानी स्क्वैटर मीन्स होता है पर्सन हु अनलॉफुली एक्यूपाइज, जिसने वो प्लेस मतलब जब मतलब उस पर कब्जा किया हो, आके सीधे अनलॉफुली रहने लग गए हों। स्क्वैटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। एंड साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक थी जो सीमापुरी में बच्चों के साथ रहती थी। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, उस टाइम पे जब ये आए थे 1971 में, तो ये वाइल्डरनेस था। विल्डरनेस मीन्स वेस्ट लैंड थी, यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट लैंड। इट स्टिल इज़, आज भी वेस्ट लैंड है, बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन बस इतना फ़र्क है, पहले भी वेस्ट लैंड थी, आज भी वेस्ट लैंड है, लेकिन उस टाइम पे खाली थी, आज खाली नहीं है। आज यहाँ पे सारे स्क्वैटर्स हैं, यानी ये सभी लोग रहने लगे हैं। एंड इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन मीन्स होता है यानी जो वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है, यानी तरपाल, ठीक है, टीन की बनी हुई या कच्ची मिट्टी का बना हुआ, और उनकी जो छत है
टीन से बनी हुई होती है, तारपोलिन उन ऊपर डाल देते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का, यानी कच्ची जो झोपड़ी बनी होती हैं, हर्ट्स बनी होती हैं, उस टाइप की यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। स्लम्स एरिया था सीमापुरी में, ठीक है। एंड डिवाइड्स ऑफ सीवेज लैक, डिवाइड यानी किसी चीज़ की कमी होना, वहाँ पे सीवेज की कमी है, ड्रेनेज की कमी है, रनिंग वाटर की कमी है, बट फिर भी वहाँ पे 10,000 रैक पिगर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनके पास कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी उन्हें 30 ईयर्स हो गए हैं यहाँ रहते हुए। विदाउट परमिट्स बट द राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और उनके पास कोई परमिट तो नहीं है लीगली यहाँ पे रहने का, बट राशन कार्ड है उनके पास, क्योंकि वोटर्स एज अ वोटर उनको वोट डालने का राइट्स है। और उनको ये फ़ायदा, वोटर्स जो नेता होते हैं उन्होंने कार्ड बनवाई दिया होगा, क्योंकि उससे क्या होता है, वोटर में उनका नेम होने की वजह से वो वोट डाल सकते हैं, और जो लीडर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो राशन कार्ड है, वोटर्स में उनका नेम है वोटर लिस्ट में, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी वजह से उनको राशन कार्ड से राशन मिल जाता है, जिससे वो ग्रेन यानी अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और जो फूड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपेरेटिवली किसी भी आइडेंटिटी से। इफ़ एट अ एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. तो यहाँ पे जो लाइन बोली गई है, कब बोली है, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक वुमेन के थ्रू बोली गई है, इन टैटर्ड साड़ीज़, फटी हुई साड़ी पहने हुए है, उन्होंने फटी हुई साड़ीज़ पहन रखी है, उन ग्रुप जो वुमेंस का ग्रुप है। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, यहाँ पे एनीस जंग वुमेंस के ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ से उनसे पूछती हैं तुमने अपना ग्रीन फील्ड ढाका जहाँ से आए हैं, मतलब वहाँ से क्यों छोड़ दिया आपने, वो तो अच्छा था, यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तो स्लम और बहुत डर्टी एरिया है। तो उनमें से वो वुमेन जवाब देती हैं कि अगर हमें एक वक्त का खाना मिल रहा है और हम पेट भर के सो पा रहे हैं, तो यानी अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उससे पेट क्या हो सकता है, दर्द होता है भूखे पेट। तो लेकिन अगर हमें खाना मिल रहा है हमारी फैमिली को, और हम बिना अपने पेट दर्द करे यानी बिना भूखे रहे हम सो पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है उस ग्रीन फील्ड से जिससे हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो तूफ़ान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से क्या हो जाता था, स्वेप्ट अवे हो जाता था जहाँ पे वो रहते थे। इसीलिए उनके लिए बहुत लाइवलीहुड को चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो ये यहाँ पे उन्होंने एनीस जंग को आंसर दिया कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, चाहे स्लम है या डर्टी है, चाहे कुछ भी है। एंड वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें खाना मिलता है जिस एरिया में, दे पिच दियर टेंट एंड बिकम ट्रांजिस्ट होम्स। ट्रांजिस्ट होम मीन्स होते हैं टेम्पररी होम्स जो कुछ टाइम के लिए बना लेते हैं। तो जहाँ पे फूड उनको जब भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, वो पिच कर लेते हैं वहाँ पे, मतलब उसको गाड़ लेते हैं टेंट को, और वहीं पे अपना टेम्परेरी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो, उन्होंने मतलब वहीं पे अपना घर बना लिया था जहाँ पे उनको फूड मिला। एंड दे चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनके साथ बड़े हुए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके अब खुद पार्टनर हैं सर्वाइवल में, यानी उनकी जीविका को चलाने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी जीविका का मतलब है कि आप रैक पिकिंग करें, कूड़ा बीनने वाला काम। एंड थ्रू द ईयर्स, और पूरे साल, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, पूरे साल ये काम करने से अब वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड जिससे उनको ब्रेड, रूफ ओवर द हेड, जिसकी छत मिल रही है, जिसकी वजह से, इस रैक पिकिंग की वजह से ही उन्हें ये सब मिल रहा है, इसीलिए उस गार्बेज को गोल्ड कहते हैं, यानी प्रीशियस थिंग जो उसे उन्हें कूड़े से मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड चल रही है। लीकिंग रूफ, चाहे छत कितनी भी लीक करे, यानी बारिश में जब पानी अंदर आ जाता है छत से, बट फॉर अ चाइल्ड इज़ इवन मोर, तो लेकिन फिर भी उन्हें ये गार्बेज क्या लगता है, अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए तो बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा लगता है, प्रॉफिट लगता है कि नहीं, ये तो बहुत इजी और अच्छा काम है। क्यों बच्चों को और भी ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज़, इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहिब से ही इज़ eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage.
तो कई बार उनको 1 रुपीज़ का कॉइन मिल जाता था, 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता था। तो उस टाइम पे उनकी साहिब की जो आइज़ थी वो लाइटिंग अप हो जाती थी, यानी सरप्राइजिंग होती थी खुशी से। एंड व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर, और जब सिल्वर कॉइन मिलना उस गार्बेज में, एंड यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो उनकी ये जो उनको कोई कॉइन मिल जाता था या कोई सिक्का मिल जाता था तो उस टाइम पे और भी उनके अंदर की डिज़ायर बढ़ जाती थी ढूंढने की, स्क्राउंजिंग करने की। स्क्राउंजिंग यानी ढूंढना। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और इससे उनकी डिज़ायर और बढ़ जाती थी, सर्चिंग कि हमें अभी और फ़ायदा होगा इसमें से, और हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। It seems that for our children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. But in बच्चों के जो जिस तरीके से गार्बेज को देखते थे, उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज को देखना बिल्कुल डिफरेंट था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए एक सरप्राइजिंग था। रैप यानी मतलब जो वो गार्बेज था उनके लिए एक रैप था, जिसमें से उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग निकलेगा, कुछ ना कुछ भी अच्छी चीज़ें वहाँ से निकल सकती थी। एंड एल्डर्स के लिए लेकिन उनका सर्वाइवल था, यानी जीविका थी, जो भी चीज़ें मिलती थी उसी से वो उसको सेल करके और उसी से उनका लाइवलीहुड यानी गुजारा चलता था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सर्दी का एक मॉर्निंग थी जब जो एनिस जंग हैं वो क्या करती हैं, साहिब को देखती हैं खड़े हुए एक फेंस गेट में, यानी वुड का या फिर मेटल का बना होता है, जैसे कि कोई भी घर है या कोई ग्राउंड है उसके बाउंड्री पे गेट पे फेंस लगी होती है, यानी मेटल की या फिर वुड की, और वो क्या होता है, रैप्ड होता है वायर से। द नेबरहुड क्लब, तो नेबरहुड क्लब के जो फेंस गेट है वहाँ पे साहिब खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। यंग मैन ड्रेस इन वाइट, जो यंग बच्चे हैं वो टेनिस खेल रहे हैं, उनकी वाइट ड्रेस है। आई लाइक द गेम ही हम, उसने एक लो स्पीच में स्पीक यानी एक वॉइस में बोला अपने आप से कि ये गेम उसको बहुत पसंद है। कंटेंट टू, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड होता है। कंटेंट यानी सेटिस्फाइड टू वॉच इट स्टैंडिंग टू बिहाइंड द फेंस, यानी फेंस के पीछे खड़े होके वो इन बच्चों को खेलते हुए देखता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो अंदर जब जाता था जब कोई भी नहीं होता था। ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ टू स्विंग, और वो जो गेट कीपर था उसको जाने देता था और वो उसको स्विंग वहाँ पे वो यूज़ करने देता था। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस, मतलब यूज़ द स्विंग, वहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकता था। एंड टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और वो कैसे जाता था, क्या पहन के, टेनिस के शूज़ होते थे बट उसका जो शर्ट और शॉर्ट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होते थे, उसका डिसकलर्ड बिल्कुल कलर फेडेड होते थे। एंड सम वन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। उसने बताया कि ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं, शायद किसी रिच बॉय ने उसको फेंके थे। एंड हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर दैम बिकॉज ऑफ होल इन अ वन दैम, क्योंकि उन दोनों शूज़ में से एक में होल हो रखा था, तो किसी रिच यानी अमीर बच्चे ने वो शूज़ फेंके थे तो इसलिए उसने उठा लिए थे और वो उसको पहने फिर उसने साहिब ने, और उन्हें पहन के वो टेनिस शूज़ थे क्योंकि, तो उन्हीं को पहन के वो जाता था वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। डज़ नॉट बोदर हिम, उसे कोई भी वरीड नहीं था कि भाई ये मैंने किसी बच्चे के उतारे हुए पहने हैं, डिस्कार्डेड शूज़ पहने हैं या ख़राब शूज़ पहने हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। उसको ये नहीं था कि कैसे शूज़ मिले हैं, क्योंकि एक जिसके पास जो नंगे पाँव चलता हो उसे शूज़ मिल जाए, उसे तो ऐसा लगता है जैसे माने उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। वो गेम बहुत ही ज़्यादा इंटेंटली से देखता था, और जबकि उसे पता था कि वो जो गेम है उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है। आउट ऑफ रीच मीन्स मतलब उसकी पहुंच से तो बाहर ही था, वो दूर से देख सकता था, और बाद में जाके बिल्कुल अलोन जाके वो चीज़ की प्रैक्टिस कर सकता था। द मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन वन हीज़ वे टू द मिल्क बूथ, और एक बार की बात है कि एक दिन उसे साहिब मिला था
मिल्क बूथ पे, यानी जहाँ से दूध लेते हैं। इन हीज़ हैंड इन अ स्टील कैनिस्टर, उसके बाद एक कैनिस्टर था स्टील का, यानी वेसल बर्तन होता है जिसमें दूध रखा हुआ था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम अ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। अब यहाँ पे एक दिन जब साहिब मिलता है एनीस जंग को, तो वो उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर होता है, यानी एक दूध का बर्तन होता है। तो वो बताता है इशारा करते हुए, पॉइंटिंग करते हुए कि मैं यहाँ पे एक टी स्टॉल है रोड के साइड में नीचे, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे एक वक्त मतलब मील मिलता है, खाना मिलता है और 800 रुपीज़ मिलते हैं। डज़ ही लाइक हिज जॉब्स, वो पूछती है एनीस जंग, क्या तुम्हें पसंद है यहाँ ये जॉब? आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसका जो लुक था बिल्कुल केयर फ्री था, यानी एक जैसे एक बच्चा होता है, एक मासूम बच्चे की मासूमियत फेस पे होती है, वो बिल्कुल डिसअपियर थी उस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से उसको ये फील था कि वो उस वर्क से सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसने इस तरीके से अपना फेस, जो जब एनीस जंग ने उसका फेस देखा तो उसका लुक ऐसे दिखाई दिया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। आज जो उसने कैनिस्टर उठा रखा था वो बहुत हैवी लग रहा था, जबकि जो पहले वो प्लास्टिक बैग उठा रखा था, रैक पिकिंग का काम करता था, वो बहुत लाइट था। अगर हम कंपेयर करें, क्यों, जो भी उसके शोल्डर में वो जो बैग उठा के घूमता था वो उसका खुद का हुआ करता था, वो खुद का मालिक हुआ करता था, जब चाहे वो फ्री था, काम करे किस तरीके से करे। लेकिन जो आज कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है उस मैन से जो कि उस टी शॉप का ऑनर है, एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर ही इज़ ऑन मास्टर, और वो अब खुद का खुद मास्टर नहीं है, जबकि वो किसी के लिए काम कर रहा है, एक बाउंडेशन में है, और बाउंडेशन में रह के काम करना एक छोटे से बच्चे के लिए जैसे बचपन खो गया। यानी उसके जो शोल्डर पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स ने डाली है कि घर का लाइवलीहुड चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करना है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका बचपन खो गया। यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टोरी ख़त्म होती है और सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है। मुकेश की स्टोरी है, जो कि एक बैंगल मेकर है और उसका सपना है कि वो कार ड्राइव करना चाहता है, यानी जो कार मैकेनिकल है वो बनना चाहता है, एंड वो इंसिस्ट करता है ऑन बीइंग हीज ऑन मास्टर, कि वो खुद का मास्टर बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो मतलब प्राउडली उसको बोलता है कि मैं तो भाई मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? यहाँ पे एनीस जंग कहती हैं कि तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा कार चलाना, वो आंसर देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। एनीस जंग की आंखों में देखकर वो आंसर देता है, तो नहीं आती तो क्या हुआ, सीख लूँगा। हीज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the into dust of street that fill his town फिरोज़ाबाद। यहाँ पे मिराज मीन्स होता है कि इट सीम्स दैट इट विल बी ट्रू, जो लगता है कि वो ट्रू है इन द फ्यूचर में एक्चुअली, बट इट विल नॉट बी सो, बट वो ऐसा होना बहुत मुश्किल है जो वो सपना देख रहा है। एंड क्योंकि जो फिरोज़ाबाद का जो टाउन है उसके अंदर जो डस्ट है, स्ट्रीट की जो डस्ट है, उसी में ऐसा लग रहा था उसका सपना कहीं उस डस्ट के अंदर ही घूम रहा है, और जो इम्पॉसिबल है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोज़ाबाद फेमस है किस लिए, बैंगल के लिए। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोज़ाबाद में हर एक फैमिली बैंगल्स के काम करने में जुड़ी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। इट सीम्स इंडियाज़, यानी जो ये सेंटर है, ठीक है, ये मेन सेंटर है फिरोज़ाबाद इंडिया का, जहाँ पे ग्लास का काम होता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, और यहाँ पे मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी जनरेशन टू जनरेशन इसी काम में लगी हुई हैं। फर्नेसेस में भट्टियाँ हैं, या वेल्डिंग करना या उनको बनाना, यही सब काम सारी औरतें करती दिखती हैं। और ऐसा लगता है कि सारे जितनी भी वुमेंस हैं पूरे जो लैंड की, जो बैंगल्स हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेंस, लैंड्स पे जितनी भी वुमेंस हैं
उनके लिए बैंगल्स यहीं से बनती है। एंड मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी इसी में से है जो कि फिरोज़ाबाद में रहती है और बैंगल बनाने का काम करती है। एंड देम नो दैट इट इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर इन dingy cell विदाउट एयर एंड लाइट। एंड क्या आपको नॉन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि बच्चों का भट्टी में काम करना, फर्नेस में काम करना इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, डिंजी यानी जहाँ पे बहुत लाइट कम होती है और डार्क होता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं। तो किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे काम करना जो है वो विदाउट एयर और लाइट ये लॉ के अगेंस्ट है। इफ़ एनफोर्स कुड गेट हिम, अगर ये लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए, लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। स्लॉग यानी हार्ड वर्क। जिस तरीके से वो दिन में अपना गरम भट्टी के पास ये 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं और अपनी ब्राइटनेस यानी जो आँख जो देखने की क्षमता होती है वो क्या कर रहे हैं, वो खो रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में काम करना पड़ता है और उनको बिल्कुल हॉट फर्नेस में काम करना पड़ता है। तो अगर इस लॉ को एनफोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो हम 20,000 बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं जो अपनी आँख की रोशनी खोने की बिल्कुल कगार पे हैं। बिल्कुल उनकी जो टाइम टू टाइम इस काम को करने के बाद आँखों की रोशनी चली ही जाती है। जो स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स यानी दिन के समय जो वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहाँ करते हैं, अंदर भट्टी में करते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है। मुकेश आइज बीम एज वॉलंटियर टू टेक मी होम। वॉलंटियर मीन्स होता है जब हम फ्रीली ऑफर टू डू समथिंग, जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मुकेश है, आइज़ बीम मीन्स होता है कि शाइन करना ब्राइटली। तो जब वो एज अ वॉलंटियर वो उसको अपने घर ले जाता है तो मुकेश की जो आइज़ थी बहुत शाइन कर रही थी, बहुत खुश था। एंड विच वी प्राउडली से इज़ बीइंग रीबिल्ट, और वो बताता है अपने कि अपने घर अभी रीबिल्ड किया है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन चॉक विद गार्बेज। और जब हम चल रहे थे तो वहाँ पे जो लेन्स थी जो बहुत बैड स्मेल आ रही थी और वहाँ पे जो गार्बेज की वजह से ब्लॉक था। एंड पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग वॉल्स का मीन्स होता है जो फॉलिंग डाउन यानी जो थोड़ी सी ख़राब होती है, पीसीज में ब्रेकिंग होती है, थोड़ी बहुत टूटी होती है। और हॉवेल्स मीन्स होता है स्लम होना, मतलब जो स्लम एरिया होता है। तो वहाँ पे क्या था, जब वो वहाँ से निकल रही थी तो वो एरिया से पता चल रहा था कि वो वॉल कैसी हैं, वो स्लम एरिया है। एंड वॉबली डोर्स हैं यानी अनस्टडी जो डोर हैं वो भी टूटे फूटे से ही हैं। एंड नो विंडोज़ क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन, वहाँ पे उनमें कोई विंडोज़ नहीं थी। एंड क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन, वहाँ पे जो ह्यूमन है और एनिमल है एक साथ ही रह रहे हैं। एंड प्राइमीवल स्टेट यानी एक ऐसी स्टेट होती है जो कि पहले के समय में रहा करते थे एक साथ। प्री हिस्ट्री यानी इतना क्राउडेड था कि फैमिलीज़ और ह्यूमन और एनिमल दोनों एक साथ एक ही जगह पे थे। जैसे कोई काऊ या बुफेलो या डॉग या कैट कोई अपने घर में रख लेता है, या कोई गॉट रख लेता है, बकरी रख लेता है, इस तरीके से। तो प्राइमीवल मीन्स होता है प्री हिस्ट्री स्टेट। एंड ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंक्स अ बॉवली आयरन डोर विथ हीज फूट। वो इन्हीं में से किसी जैसे भी वो देखते हुए आ रही थी, जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो उन्हीं में ऐसे में से ही एक हाउस के पास कौन रुकता है, मुकेश रुकता है। एंड बैंक्स यानी हिट करना, उसने हिट करा बॉवली आयरन डोर को। बॉवली यानी गिरता हुआ, मतलब थोड़ा सा वो कैसा था, गिरता हुआ सा था। विथ हिज फूट एंड पुशेज इट ओपन, उसको ओपन करने के लिए उसने पुश किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, थोड़ा सा आधी बनी हुई, मतलब जैसे कह सकते हैं रफली बिल्ट हर्ट, जो ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ी सी झुग्गी झोपड़ी उन्होंने ऐसी बना रखी थी, उसमें एंटर करा। एंड इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ट विद दैट ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव। जो उनकी छत थी वो कैसी थी, डेड ग्रास यानी उसकी
जो छत थी वो ग्रास से बनी हुई थी, सूखी घास फूस से। एंड उसके घर के अंदर जो है फायरवुड स्टोव था, एक मतलब लकड़ी का चूल्हा था। ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ था, और शिजलिंग स्पिंच लीव्स, जिसमें से एक आवाज़ आ रही थी। सिजलिंग मीन्स होता है मेक अ हिजिंग साउंड। जब खाना बनता है फ्राइंग और कुकिंग करते हुए हिजिंग की साउंड आती है, तो वो उस टाइम पे स्पिनिच लीव्स बन रहे थे उस बर्तन में, तो उसका साउंड आ रहा था। एंड ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एंड जो वहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब एनी जंग मुकेश के घर जाती हैं तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखती हैं कि यहाँ पे लार्ज प्लेट्स रखी हुई हैं, यहाँ पे एक स्टोव है फायरवुड का, उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ है, वहाँ पे खाना बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो मुकेश के घर पे देखती हैं। उनकी छत कैसी है, और हाफ बिल्ड शेक है, यानी जो उसकी झोपड़ी है, जो उसकी हर्ट है, वो थोड़ा सा ऐसे ही रफली बनी हुई है। एंड और आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और प्लेट्स में वहाँ पे जो प्लेट्स थी वहाँ पे उस कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग, फ्रेल यानी वीक या बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, तो अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग इन द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वहाँ पे एक वुमेन थी जो कि इवनिंग मील बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। एंड थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी अ स्माइल, और उसकी वो स्माइल कर रही थी, बट उसकी आंखें जो थी धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि वो जो लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियाँ चल रही थी, चूल्हा था, उसकी वजह से उसकी आंखों में क्या हो रहा था, एयर फिल हो रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ, वो किसकी वाइफ थी? शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, जो सबके लिए खाना बना रही थी। नॉट मच एल्डर इन ईयर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी ज़्यादा बड़ी नहीं थी ये। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, इसको घर में एज अ बहू की रिस्पेक्ट देते सब, एज अ बहू उसको सब रिस्पेक्ट देते थे। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 मैन थे जिनको वो संभाल रही थी, हस्बैंड, मुकेश और उसके फादर। यानी जो हस्बैंड थे तो वो एल्डर हो गए, मुकेश जो है उनके हस्बैंड का छोटा भाई, और जो ये हस्बैंड और मुकेश के जो फादर थे, ये 3 जने थे, यानी फादर और फादर के ये दोनों बच्चे। When the older man entered, she gently withdraw behind the broken wall and brings her veil यानी घूंघट closer to her face। जैसे ही वो older man यानी जो फादर आते हैं, मुकेश और उसके हस्बैंड के मतलब फादर आते हैं, तो वो जेंटली जल्दी से क्या करती है, जो खाना बना रही थी वॉल, जो टूटी हुई वॉल थी उसके पीछे चली जाती है और घूंघट अपने फेस पे कवर कर लेती है घूंघट से। एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एंड एल्डर्स, ये उनका कस्टम था कि कोई घर का बड़ा जब आएगा तो अपने फेस को घूंघट से क्या कर लेना, कवर कर लेना। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished Bengal maker despite long year of hard labor। तो यहाँ पे जो बोला है कि फादर जो थे उनके, जो बैंगल मेकर का काम करते थे, उनकी बताइए कि वो क्या थे, वेरी पुअर थे। इम्पोवरिश मीन्स बहुत पुअर बैंगल मेकर थे, जो घर का एल्डर हैं, जो भी अभी आए हैं, जबकि उन्होंने बहुत हार्ड लेबर वर्क करा है, एज अ टेलर करा था, बैंगल मेकर का काम किया था। ही हैज़ अ फेल टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन वो अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए भी फेल हो रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपना बहुत अच्छे से अपना जो लाइफ है उसको सर्वाइव करें। तो यहाँ पे एल्डर जो अभी घर पे आए हैं, जो ससुर हैं उस बहू के या मुकेश के फादर हैं, वो उसके बारे में बात हो रही है। एंड सेंड हीज टू सन टू स्कूल, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, स्कूल भेजने में और रिनोवेट कराने में क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब उन्हें इतना पैसा नहीं था उनके पास कि अपने बच्चों को स्टडी कराएं या फिर उनको रिनोवेट करना, मतलब होता है रिपेयर, ठीक है। तो उन्होंने एज अ लेबर हार्ड वर्क करा, बहुत पुअर थे, और तो इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू
इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सिर्फ वो इतना ही मैनेज कर पाए कि जो उनको आता था वो ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, ये इनका भाग्य है। शी इज़ मुकेश ग्रैंड मदर, जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी यानी उनकी दादी थी, उन्होंने उन्हें बताया था ये तो तुम्हारा भाग्य है और ये तो हमारा भाग्य है, कर्मा से ही जुड़ा हुआ है। हु हैज़ वॉच हर ऑन हस्बैंड सो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। और उनके हस्बैंड की भी आंख ऐसे ही चली गई थी, वो ब्लाइंड हो गए थे पॉलिशिंग, जो डस्ट आती है पॉलिशिंग करते हुए ग्लास से, उसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे। एंड कैन अ गॉड गिवन लिनेज ओवर एवर बी ब्रोकन। तो वो कहते हैं कि ये तो लिनेज मीन्स क्या होता है कि जो कि जनरेशन टू जनरेशन दी होती है, तो ये तो हमें मिली ही हुई है, तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, पास आउट होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, तो इसको हम भाग्य से मिली है, भगवान ने ही दी है, गॉड गिवन है ये तो, जो हमें विरासत में मिली है या हमें जनरेशन से मिली है। और कैन बी ब्रोकन, क्या हम इसको कभी ब्रोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है कि ना तो हम कभी इससे बाहर निकलने की सोची और ना ही हमारे माइंड में ऐसी चीज़ आती है कि हाँ हम इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है और वो ऐसे ही करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे जब वो बात करती हैं तो उनकी सिचुएशंस और भी ज़्यादा जो एनी जंग है उसको समझ आती है कि कितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम है। सी इम्प्लाइज़ का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, और ये बात वो उसको इन्फॉर्म करती है। एनी जंग मतलब उसको बताती हैं मुकेश को, मुकेश की दादी। सेज मुकेश ग्रैंड मदर इट इज़ हीज़ कर्मा, कि ये तो कर्मा है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी मुकेश की ग्रैंड मदर ने बोला था और जिसने ये सारी सिचुएशन देखी थी। And born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but Bengal in the house, in the yard, in every other house, every other yard, and यानी उन्होंने जब से उनका जन्म हुआ है बेंगल मेकर कास्ट में, क्योंकि वो बताती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कि बेंगल मेकिंग में, ठीक है, जैसे जिस हम प्रोफेशन में हैं, कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशन ऑफ अ फैमिली ग्लास बेंगल, ठीक है। लिनीज मतलब क्या होता है कि हम उस प्रोफेशनल में जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, तो मैंने तो जन्म से ही क्या देखा है, नथिंग, कुछ नहीं देखा बट घर में बैंगल, आंगन में बैंगल, घर के बाहर, इन अदर हाउस, एवरी, घर के हर पार्ट में बैंगल्स, आंगन में और फिरोज़ाबाद की गलियों में, घर के बाहर, सब जगह मैंने बैंगल बैंगल बैंगल्स ही देखी हैं। एंड स्पायरल्स ऑफ बेंगल, स्पायरल मीन्स एक ऐसी सिचुएशन है, अ नेवर एंडिंग कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी जो चलता ही रहता है, एक ऐसा ये सर्कल है, ये बेंगल का पूरा एक सर्कल है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और उस रेनबो के जो 7 कलर है या उससे जो भी कलर्स आते हैं, हर तरह की बैंगल हम यहाँ पे आपको मिलेगी और मैंने देखी हैं। लाई इन अ माउंट इन अनकैप्ड यार्ड्स, और ऐसे ही ढेर लगा रहता है कहाँ पे, आंगन में, मतलब अनकेयरफुली हीप्स, माउंट यानी हीप लगे है ना, ढेर लगे हो ना, और कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अनकैप्ड यार्ड्स आंगन में ऐसी रखी होती हैं, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुस्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। और ऐसे ही जो हाथ से खींचने वाला रेड़ा होता है, 4 व्हील हैंड कार्ट्स होता है, उस पर जो यंग मैन्स होते हैं उस पतली पतली गलियों से निकलते हुए उस शेंटी टाउन के अंदर जो नैरो लेन्स हैं, शेंटी टाउन मीन्स होता है जो वहाँ पे अ टाउन दैट इज़ फुल ऑफ स्मेल, जो कि रफली हर्ट्स बनी हुई हैं, स्लम एरिया है जहाँ से स्मेल आती है। शेंटी टाउन में जो ये नैरो छोटी छोटी लेन्स हैं, गलियाँ हैं, वहाँ से वो क्या जो मेंस होते हैं, ये जो बैंगल्स का ढेर होता है उसको रख के ले जा रहे होते हैं रेड़े पे। एंड इन डार्क हटमेंट्स मीन्स होता है जो मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं,
ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डार्कनेस मिलेगी। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकिंग ऑयल, जैसे ही वो नेक्स्ट टू लाइन में जाती हैं तो वो देखती हैं वहाँ पे एक डार्क हर्टमेंट्स बना हुआ है, यानी वहाँ पे एक बिल्कुल अंधेरा सा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और वहाँ पे क्या है, अंधेरा होने की वजह से वहाँ पे वो लगाया हुआ है, यानी फ्लिकरिंग लगाई हुई है। फ्लिकरिंग मीन्स होता है जो एक लालटेन होता है जिसमें से वो एक लाइट है वो की ब्लो होती है, दिखती है उसमें से। तो वहाँ से फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प है, एक लालटेन है, उसमें से एक लौ जल रही है और फ्लिकरिंग हो रही है झोपड़ियों में। हटमेंट्स मीन्स होता है झोपड़ियाँ। तो वहाँ झोपड़ियों में से ये जो फ्लिकरिंग हो रही है, यानी टू कीप गोइंग एंड ऑन एंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा जो लाइट होती है वो आना जाना होता है, लाइक थोड़ी सी जो वो बत्ती होती है लालटेन के अंदर वो हिल रही है, ठीक है, हवा की वजह से। तो जैसे कि दिया होता है सेम ऐसे ही लालटेन होती है, वो टिमटिमा रहा है। फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाना, कभी ऑन होना तो कभी ऑफ होना जब उसको जलाया जाता है, तो उसे कहते हैं। तो जो झोपड़ियों इन अ डार्क हर्टमेंट्स, यानी उनकी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लैम्प्स, तो उनकी झोपड़ियों में जो लैम्प्स हैं वो दिख रहे थे। एंड सिट बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और मोस्टली इन झोपड़ियों में जो बच्चे और लड़के और लड़कियां थे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, कुछ लोग वेल्डिंग कर रहे थे यानी ज्वाइन कर रहे थे जो बैंगल के पीसीज हैं। और देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और उनकी आइज़ जो थी वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट थी, यानी उनको ज़्यादा कंफर्ट लगता था क्योंकि ये काम अंधेरे में ही किया जाता था। लालटेन था उनका, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क में वो काम कर रहे थे। और जबकि वो बाहर जाते थे तो उनकी आइज़ में उनको प्रॉब्लम लगती थी। दैट इज़ वाई द ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकमिंग एडल्ट्स, और यही रीज़न है वो एडल्ट बनते बनते अपनी आँखों को खो देते थे क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क में रहते थे। दिन में भी वो अंदर ही बिल्कुल डार्कनेस में रहते थे और लैंप की लाइट में काम करते थे, और जो कि बिल्कुल कह सकते हैं डार्कनेस जहाँ पे होती है बिल्कुल अंधेरा होता है, ऐसी उनकी झोपड़ियाँ थीं जहाँ पे बहुत कम लाइट थी। ऐसी जगह वो डिंजी लाइट में काम कर रहे थे। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक यंग गर्ल है, उसकी ड्रैप पिंक ड्रेस है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फेडेड ड्रेस है। एंड सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक बहुत बड़ी एल्डरली वुमेन्स के साथ बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, जो कि ज्वाइन कर रही है पीसीस ऑफ ग्लासेस, यानी चूड़ियों के पीसीस को ज्वाइन कर रही है। एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन में मशीन हो, क्योंकि टंग्स मीन्स क्या होता है, जो मशीन होती है जिस तरीके से मूव करती है उसको बोला गया है। तो इससे कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, टोंग्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट विद टू मूव एबल आर्म्स जॉइन एट वन एंड, जो एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। तो टोंग्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जो मूव होती है, तो उससे कंपेयर किया गया है कि उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे जॉइन कर रही है। आई वॉन्डर इफ़ शी नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स ऑफ द हेल्प मेक, यानी उसको इसके बारे में पता चले कि इसके पीछे कितना बड़ा मतलब एक लॉजिक है कि किस तरीके से ये जो बैंगल्स बना रही हैं उसके पीछे जो आस्था है, जो कि एक स्टेट ऑफ बीइंग सैक्रेड, एक हॉली, एक मतलब पवित्र आस्था है बैंगल के पीछे, उसको ये नहीं पता शायद। आई वॉन्डर आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी एनीस जंग ने सोचा, इफ़ शी नोज़ द, अगर उसे पता होता कि कितनी बड़ी जो ये बैंगल्स बना रही है वो शी हेल्प्स मेक, यानी बैंगल्स बनाने में जो वो हेल्प कर रही है एल्डर लेडी की, तो वो एक चूड़ियों का जो काम है, यानी जो बैंगल्स का काम है, वो अपने आप में ही एक सैक्रेड है, एक हॉली है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा पवित्रता जुड़ी हुई है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, इसको सुहाग से सिम्बलाइज किया जाता है। स्पीशियसनेस, जिसको एक शुभ साइन माना जाता है इन मैरिज के टाइम पे। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर head is draped
विद अ रेड वेल। लेकिन इसको जब पता चलेगा, एनी जंग कहती हैं, शायद इसको जब इसकी वैल्यू पता चलेगी कि वो क्या बना रही है, बैंगल्स बनाने का क्या मतलब है, कि जब वो खुद अपना सर पे दुपट्टा रखेगी, रेड वेल यानी घूंघट रखेगी, ड्रैप यानी डाउन करना, नीचे करना, एंड उसके हाथों में डाइड रेड हिना होगी, मेहंदी लगी होगी, रेड बैंगल्स पहनी होंगी उसने अपनी कलाइयों में, एंड शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो खुद दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड मैन जो कि उसके साथ बैठी हुई है, जिसके साथ वो काम कर रही है, बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि वो खुद बहुत पहले मतलब बनी होगी, क्योंकि वो जो जब उसकी शादी हुई होगी, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर, और अब भी उसके हाथों में वो बैंगल्स हैं, मतलब बैंगल्स हैं जो देखी जा सकती हैं, जो कि बैंगल्स पहनते ही इसलिए हैं शादी के बाद। एंड वट नो लाइट इन हर आइज़, बट वो खुशी उसकी आंखों में नहीं दिख रही। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर भर यानी क्वांटिटी बताया है, यानी जब से शादी हुई है कभी एक वक्त पेट भर के भी हमने खाना नहीं खाया। शी शेज वो एल्डर लेडी बताती है, इन हर वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, ऐसा लगता है कि सारी खुशी उसकी खो गई है, कहीं चली गई है। शी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, शायद उसने कभी एक दिन में अच्छी तरीके से फुल मील खाना कभी नहीं लिया अपनी लाइफ के अंदर। दैट्स वर्ड शी हैज़ अ रीप्ड, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा रीप्ड है। रीप्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? रीप्ड मीन्स होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ से उदास हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे वो इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि शादी तो हुई बट कभी पेट भर के खाना हमें नहीं मिला। एंड her husband, an old man with a beard, say, I know nothing except Bengal. All I have done is make a house for the family to live in. और उनकी फैमिली में जो ओल्ड मैन था, फ्लोइंग बियर्ड, उसकी दाढ़ी थी, वो दाढ़ी में से बोलता है, मतलब जब बोल रहा था तो उसकी जो बियर्ड है उससे पता चल रहा था कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैंने कभी बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं किया। आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, इस बैंगल की वजह से ही मैंने अपना घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए, जिसमें आज ये रहती है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. ये सुनकर एनी जंग को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे, उसने ना जाने पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट लिया है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत सारे लोग फेल हो गए, लेकिन ये एक ऐसा था। मतलब हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, जिस लेडीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, उसके हस्बैंड ने बोला मैंने कुछ नहीं करा, बस मुझे चूड़ियों का काम आता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली के लिए घर बनाया, यानी बहुत बड़ा काम उसको लग रहा था मैंने कर दिया, कि कोई जैसे हर कोई उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हीज़ हेड, एटलीस्ट मतलब उसके घर छत तो है उसके सर पे। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर मतलब ये जो ना पैसे होने का जो रोना था, तो हर घर की यही कहानी थी, हर घर से यही आवाज़ आती थी कि बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं था। पैसे नहीं होंगे तो खाने तक के लिए पैसे नहीं थे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे। तो ये हर घर से ही ये आवाज़, ये रोना आता था कि पैसे ही नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन कंप्लेंट करते थे, यानी यही साउंड आ रहा था हर किसी के घर से कि उनके जो एल्डर्स थे उनसे यही कंप्लेंट थी कि द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से कंप्लेंट कर रहे थे जो यंग मैन है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, टाइम तो बीता, इट सीम्स इन द फिरोज़ाबाद, बहुत टाइम बीता, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं दिखा जितना कि और जगह दिखा। फिरोज़ाबाद आज भी वहीं वैसी कंडीशन में ही है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग यानी बोरिंग, टॉयल यानी हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो यंग यहाँ पे मैंस हैं वो बोलते हैं कि जो ये इतना जो वहाँ पे यंग मैन है उनकी जो कंप्लेंट्स रही हैं अपने एल्डर्स थे वही गूंजती हुई नज़र आ रही हैं। कितना भी विकास हुआ हो लेकिन आज भी ये जो बोरिंग और जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसको इतने सालों से करते हुए उनका जो भी एबिलिटी थी या इनिशिएटिव था
उनके अंदर उनका जो सपना था वो सब कहीं खो गया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, यहाँ पे एनी जंग बोलती हैं अपने आप को आप एज ए कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, आप सब मिल के काम कर लो ना। आई आस्क अ ग्रुप यंग मैन यू है who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefather। यहाँ पे जो उन्होंने अपने आप को, जो यंग मैन का ग्रुप था, तो वो बताते हैं सर्कल ऑफ मिडल मैन में किस तरीके से उनके फादर्स फोर फादर्स यानी जो उनके पूर्वज हैं वो ट्रैप हो चुके थे और एक विशियस यानी क्रूअल सिचुएशन में वो थे। यानी उनको उनके फादर फोर फादर जब ट्रैप हुए तो उनकी वजह से वो भी एक ऐसी मिडल मैन वाले सर्कल में आ गए। यानी जैसे फोर फादर ने डेप्ट लिया होगा तो वो उसके फादर ने चुकाया होगा, फिर अब उसका बेटा चुकाएगा। तो यानी ये जो कर्जा है वो चला ही रहता है और जिसमें वो फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अगर वो ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे तो पुलिस के द्वारा उनको घसीटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, टेकन अवे एंड बाय द पुलिस बीटन ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और पुलिस उनको ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या इलीगल काम किया है, अगर वो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने बताया देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी ऐसा एक लीडर नहीं था जो कंसर्न करे। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो अलग से हेल्प करने की कुछ सोचे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसे उनके फादर टायर्ड हो चुके थे सिचुएशन से, ऐसे ही आज ये यंग मैंस भी टायर्ड हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एम्पैथी ग्रीड एंड जस्टिस, लिसन टू देम। यानी एक पूरा सर्कल है, इसका कोई एंड नहीं है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, वो इस पे बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी उनको एपाथी की जो सिचुएशन है वो ग्रीडी और ग्रीडी कैसे इनजस्टिस तक उनको ले जाती है। जब लिसनिंग टू दैम, जब वो उनको सुन रही थी तो उनकी सिचुएशन से उन्हें पता चला एनी जंग को, यंग मैन जब उनको अपनी सिचुएशन बता रहे थे। पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से वो इतना लैक ऑफ कंसर्न था। अपाथी मीन्स लैक ऑफ कंसर्न, इतना उनके अंदर समझदारी नहीं थी जिसकी वजह से वो कई बार गलत काम भी कर जाते थे। उनकी सिचुएशन उनको ग्रीड बना देती थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजस्टिक होता था। तो पॉवर्टी की वजह से अपाथी की वजह से ग्रीड की वजह से इंजस्टिक, और इस तरीके से वो एक सर्कल में, एंडलेस सर्कल में फंस जाते थे और वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, यहाँ पे एनी जंग कहती हैं मुझे दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, यहाँ पे एक ऐसी फैमिली दिखाई दे रही है जो कि बर्डन और पॉवर्टी मतलब एक बर्डन में या पॉवर्टी बर्डन के जाल में फंस जाती है। एंड एक दिख रहा है स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जो जन्म से उन्हें कास्ट मिलती है वो भी उनके लिए कलंक के बराबर ही है। बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जन्म से ही जो उन्हें वो गरीबी मिलती है। एंड अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा उनको दिखाई दे रहे हैं साहूकार हैं, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड पॉलिटिशियंस है। ये सब हैं, दो वर्ल्ड हैं। एक पॉवर्टी के बर्डन वाले फैमिली है जो जन्म से ही उन्हें कास्ट से ही मिली है, और ये कुछ लोग हैं जो कंफर्ट लाइफ मतलब अपनी बिता रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज यानी जो अपना वेइंग होता है, यानी जो बर्डन होता है किसी वस्तु का भार, ऑन द चाइल्ड दैट हेड कैन नॉट पुट डाउन, और ये जो लोग हैं उनके ऊपर ये बर्डन इम्पोज कर देते हैं फादर का बच्चों के ऊपर, और वो उस बर्डन से बाहर नहीं आ पाते हैं। एंड बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक उन्हें पता चलता है, ही एक्सेप्टेड द नेचुरली एज हिज फादर, जब तक तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। यानी जो यंग मैन हैं, जो डेप्ट उनके फादर या फोर फादर ने लिया होगा, ये नहीं चुका पाते हैं, और ये सारे के सारे मतलब उसका इंटरेस्ट देते हुए हमेशा देते रहते हैं, और जैसे उनके फादर या फोर फादर देते आ रहे थे, इनका भी यही सिचुएशन चलती रहती है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करना उनके लिए बहुत ही साहस का काम था। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, जबकि उनके लिए डेयरिंग करना कोई ग्रोइंग का पार्ट नहीं था, उन्हें कोई मतलब नहीं था ग्रोइंग से और डेयर से दूर दूर तक भी। When I sense flash of it in मुकेश I am cheered, लेकिन ये सिचुएशन को देख के उनको सडनली एनी जंग के माइंड में मुकेश आ जाता है, जिसने बोला था आई वॉन्ट बीट योर मोट
बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। जब वो रिपीट करता है ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इन अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम आई विल वॉक। वो कहता है मैं गैराज जाऊंगा, वहाँ पे सीखूंगा, जबकि गैराज उनसे घर से बहुत दूर है। जब भी वो कहता है लेकिन मैं तब भी वॉक करके जाऊंगा और सीखूंगा। ही इंसिस्ट, वो बहुत ज़्यादा जोर डालता है सीखने पे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो मैंने एनी जंग ने उनसे पूछा किससे, मुकेश से, कि तुम कार का सपना देखा है क्या, तुमने कभी सपना देखा है एरोप्लेन उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। एंड नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और उसने कुछ नहीं बोला, ग्राउंड में देखता रहा, घूरता रहा। इन हीज स्मॉल मर्मर, और बहुत लो वॉइस में उसने बोला देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, थोड़ा सा उसको एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, यानी थोड़ी सी उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ है। दैट हैज़ मिसिंग है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, बट उसे पछतावा नहीं था। उसको थोड़ा सा गिल्टी लग रहा था, लेकिन उसको एम्बेरस लग रहा था, बट उसको पछतावा नहीं हो रहा था कि उसने कार देखने का सपना देखा है, प्लेन उड़ाने का नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा, तो उसको कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन मूविंग अराउंड, यानी बहुत सारी उसकी गलियों में उसने कार ही देखी हैं, इसलिए वो सेटिस्फाइड है। उसने इसलिए ये सपना देखा क्योंकि एरोप्लेन तो उसके फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम ही उड़ते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो कि चाइल्डहुड बताया है कि किस तरीके से मुकेश और मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे बैंगल मेकर्स हैं या रैग पिकर्स हैं, अपनी पॉवर्टी के बर्डन या उस वेब में उनकी फैमिली के थ्रू वो उसमें फंस जाते हैं, और किस तरीके से उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनका चाइल्डहुड खो जाता है। इसमें एनीस जंग बहुत क्लियर 2 स्टोरी से हमें बताती हैं, और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। मुकेश का और साहिब का दोनों स्टोरी बहुत इजी और बहुत अच्छी हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।